कंटिन्यू में हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव का विकास क्रम। तो मानव के विकास क्रम को समझने के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ, फिर ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुआ, फिर उस अर्थ में सेल्स का डेवलपमेंट या कोशिका का विकास कैसे हुआ, कोशिका के विकास से अलग अलग टाइम इरा में किस तरह से मनुष्य आया, ठीक। फिर मनुष्य के बाद किस तरह से कौन कौन से काल है मनुष्य की, कौन कौन सी प्रजातियां इंडिया में आई। फिर उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि मनुष्य में जो प्रजातियां हैं उनको पाषाण के आधार पे हमने कितने पार्ट में क्लासिफाई किया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, आद्यतन पाषाण काल, है ना। फिर उसमें हम ये देखेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता कब की है, प्रागैतिहासिक काल क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, और नवपाषाण युग क्या होता है। तो हम इन अलग अलग चीजों को देखेंगे। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो एक छोटा सा पॉइंट दिख रहा है, सबसे स्टार्टिंग में सबसे जब कुछ भी नहीं था, एक छोटा सा पॉइंट हुआ करता था। इस पॉइंट पे इतना ज्यादा डेंसिटी और इतना ज्यादा इस पे प्रेशर या बोलना चाहिए फोर्स अप्लाई हो रहा था कि ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट पहले साइज में थोड़ा बड़ा रहा होगा, ऊपर से फोर्स अप्लाई होने से, ऊपर से प्रेशर अप्लाई होने से, यानी कि बल लगाने से और दाब लगाने से वो लगातार संकुचित होता जा रहा था। संकुचित हो के ये बहुत घनीभूत होता जा रहा था, यानी कि बहुत डेंस होता जा रहा था। डेंस होने के बाद एक ऐसी कंडीशन आ गई, एक ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन आ गई कि वो जो पॉइंट है, वो पॉइंट बहुत ज्यादा और नहीं सिकुड़ सकता है, वो उसकी एक्सट्रीम लेवल थी। उसके बाद वो क्या हुआ, उसमें एक तेजी से ब्लास्ट हुआ, तेजी से ब्लास्ट हुआ तो वो एक्सपेंड हुआ। ब्लास्ट होने के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे याद रखिएगा कि ब्लास्ट समझिएगा कि कोई पॉइंट जो इस तरीके से ब्लास्ट हुआ है, ये इस तरीके से ब्लास्ट हुआ है, तो उस पॉइंट ये, तो आप सिर्फ अगर मैं ये एरो कर रहा हूं तो मैं अभी इस एरो के लिए मैं सिर्फ इस एरो को आगे बढ़ता हुआ शो अप करके दिखाऊंगा कि आगे ये कैसे हुआ। मान लो इस पॉइंट से कोई पार्टिकल ब्रेक हुआ तो फिर क्या, जब किसी में बहुत ज्यादा फोर्स और प्रेशर लगाया जाए तो जब पॉइंट ब्रेक होगा तो ये अपने साथ कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तो स्फीतीकरण हुआ। स्फीतीकरण, ये जो पहला स्टेज है, सबसे पहला जो स्टेज है, इसमें सबसे पहला जो स्टेज है ये हुआ स्फीतीकरण। उसके बाद धीरे 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 प्रोसेस हुई और फिर हुई खोज प्रोटॉन की। ये प्रोटॉन की खोज कहने का मतलब ये है कि प्रोटॉन उस समय फर्स्ट टाइम यूनिवर्स में खुद ब खुद जनरेट हुआ रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से। उसके बाद ये सब जो चीजें हैं ये सब यूनिवर्स के एक हिस्से में चल रही हैं। तो प्रोटॉन अपने आप इमर्ज हुआ, प्रोटॉन की खोज नहीं बोल, यहाँ प्रोटॉन का जन्म बोलना चाहिए, ज्यादा बेहतर, अब ज्यादा तुलनीय लगेगा। प्रोटॉन का जन्म हुआ फर्स्ट टाइम। उसके बाद क्या हुआ, यहीं पे आप आगे बढ़ेंगे तो हाइड्रोजन का यहाँ पे डेवलपमेंट हो। जैसे जैसे प्रोटॉन हो, प्रोटॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट क्या होता है, वो भी 1 होता है। हाइड्रोजन में क्या होता है, सिर्फ प्रोटॉन होता है। उसी तरीके से प्रोटॉन के जन्म से ही क्या जनरेट हुआ, हाइड्रोजन जनरेट हुआ। जब ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन किए तो इन्होंने किस चीज में फॉर्म कन्वर्ट हो गए, ये हीलियम में कन्वर्ट हो गए। ये जो हीलियम है, ये हीलियम में जब हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन होता है, ये हीलियम, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, अपने साथ बहुत सारी हीट जनरेट करती है। और जैसे ये हीट जनरेट करती है तो जैसे मान लीजिए आप, ये एक सूर्य है इस तरीके से, ये सूर्य का कोर है, ये कोर है, यहां पर रिएक्शन हुई होगी। रिएक्शन होने के 1 लाख साल बाद ये रिएक्शन का इफेक्ट यहाँ, मतलब इस रेस को यहाँ तक ट्रेवल करने में 1 लाख साल लगा होगा। तो अब आप ऐसा समझिए कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन जब रिएक्शन करके हीलियम फॉर्म हुए होंगे, तो जब फर्स्ट टाइम ये रिएक्शन होंगे उसके 1 लाख साल बाद जो चीज इमर्ज हुई वही इमर्ज जो हुआ वो लाइट इमर्ज हुआ। यानी प्रकाश का पहली बार जन्म कब हुआ, जब हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बना। ये पूरा एक्चुअल कॉन्सेप्ट है। जैसे ही प्रकाश का जन्म हुआ, अब ये यूनिवर्स थोड़ा सा एक्सपैंड होता है, ये कुछ इस तरीके से एक्सपैंड होता जा रहा है। यानी कि हम अभी किताबों में पढ़ते हैं ना कि वो ब्रह्मांड कंटिन्यूअसली चौड़ा होता जा रहा है, तो वो क्या है, तो वही कॉन्सेप्ट है कि ये जो यूनिवर्स है कंटिन्यूअसली एक्सपैंड होता जा रहा है। अब एक ऐसी कंडीशन, अभी हम समझिए इस कंडीशन में, वर्तमान कंडीशन ऐसी है, इस कंडीशन में ये धीरे 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 प्रोसेस हुआ, प्रोटॉन का जन्म, हीलियम प्रकाश का जन्म, कॉस्मिक वेव्स भी आई उसके बाद, फिर उसके बाद सितारे, तारामंडल का जन्म हुआ। इसी दौरान अर्थ का विकास हुआ। इसी दौरान क्या हुआ, अर्थ का विकास हुआ। इस अर्थ के विकास के बारे में हम स्टडी करेंगे जियोग्राफी में। बट यदि हम आपको थोड़ा सा एक नॉर्मल लेवल पे मैं आपको बता दूं कि क्या होता है जब एक पॉइंट पे ये
बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा था, ये पॉइंट जब भी डिस्ट्रैक्ट हुआ तो ये छोटे 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 ऐसे पार्ट में टूट गया, और कुछ एक ऐसे पार्ट में ये जो पार्ट ये सब जो थे ये सब गैसों के एक बादल हुआ करते थे। इनका क्या हुआ, टेम्परेचर कम हुआ तो जब ये गैस थे तो लिक्विड में कन्वर्ट हुए, कुछ चीज सॉलिडिफाई हो गए, सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। अब मान लीजिए ये गैसों का एक बादल है, उसमें कुछ चीजें ऐसे फॉर्म है, और एक और स्टार है, ये एक और चीज है जो यहाँ से इस तरीके से गुजरती है। ये एक अन्य चीज जो इस चीज के बगल से होकर गुजर रही है। तो आप याद रखिएगा कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का एक नियम होता है जिसमें ये कॉन्सेप्ट होता है कि दो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और रिपल भी करती हैं, यानी कि दो पिंड एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं और प्रतिकर्षित भी करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये जो इसकी जो अगला डायग्राम देखेंगे आप, वो कुछ इस तरीके से, ये अभी ऐसा दिख रहा है, कुछ पार्ट ऐसे हो गए, कुछ पार्ट ऐसे हो गए, कुछ पार्ट ऐसे हो गए, और ये वाला जो स्टार है वो आगे निकल गया, उसके भी दो पार्ट ब्रेक हो गए। कहने का मतलब है कि जो 1 2 3 4 पार्ट हुआ करते थे वो 2 पार्ट और 3 पार्ट में ब्रेक हो गए। तो इसी तरीके से क्या हुआ, जो सबसे बड़ा वाला पार्ट था कुछ इस तरीके के, जो सबसे बड़ा पार्ट था उस पार्ट के चारों ओर कुछ इस तरीके से ऐसे कुछ चीजें फॉर्म हो गई। ये जो चीजें फॉर्म हुई ये वास्तव में सेंटर वाला जो सबसे बड़ा वाला स्टार था वो कहलाया गया सूर्य, और ये जो छोटे 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 जो गैसों के बादल थे जो सॉलिडिफाई हुए वो कहलाए ग्रह। अब इन ग्रह से भी जो छोटे 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 टुकड़े टूट के गिर जाते हैं और जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपग्रह। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अर्थ का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ होगा, इससे हमने क्या पढ़ा, इस तरीके से सौरमंडल का निर्माण हुआ होगा। और इस सौरमंडल में एक कंडीशन ऐसी आई होगी अर्थ की कि इसका कुछ पार्ट बहुत ज्यादा ठंडा होगा, रैपिडली ठंडा हो गया होगा और सॉलिडिफाई हो गया होगा, और जो कुछ पार्ट जो ठंडा मतलब जल्दी ठंडा नहीं हुआ, यानी कि वो लिक्विड फॉर्म में ही कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरीके से अब आपको बता दूं कि 71% पार्ट जो हिस्सा है पृथ्वी का वो जलीय है, और 29% जो हिस्सा है वो स्थलीय है, जो कि अभी आप देखेंगे ग्लेशियर के कंटिन्यूअसली पिघलने से जो स्थलीय हिस्सा था वो अब जलीय हिस्सों में बदल रहा है। अब ये सब जियोग्राफी के कॉन्सेप्ट है। हम जियोग्राफी के कॉन्सेप्ट को हिस्ट्री में क्यों पढ़ रहे हैं, हम हिस्ट्री में इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमको ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, एक अच्छी समझ डेवलप करना है, एक अच्छा एनालिसिस क्रिएट करना है, इसलिए हमें इसके बारे में मैंने थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ह्यूमन डेवलपमेंट में। यहाँ पे एक वर्ड आपको दिख रहा होगा प्राइमेट। एक्चुअल में प्राइमेट एक स्पीसीज हुआ करती थी। मैंने आपको बताया कि अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो सबसे पहले एक कोशिका का निर्माण हुआ। वो कोशिका के लगातार सतत प्रयास से वो एक कोशीय जीव का निर्माण हुआ। वो एक कोशीय जीव बाद में बहुकोशीय जीवों में कन्वर्ट हो गए, उनमें स्पाइनल कॉर्ड्स आ गई। स्पाइनल कॉर्ड्स क्या होती है, रीढ़ की हड्डियां होती हैं। अब रीढ़ की हड्डियां आ गई, उसके बाद हम धीरे धीरे विकास हुआ, धीरे धीरे विकास होते 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 कोशिका का इतना अच्छा विकास हुआ है कि आज वो एक ह्यूमन बॉडी या के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जिसके पास एक खुला मस्तिष्क है, जो पूरी हिस्ट्री का इवोल्यूशन का कारण है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो प्राइमेट एक वर्ड दिख रहा है आपको, ये प्राइमेट एक स्पीसीज को शो करता है। प्राइमेट के अंतर्गत वानर, छछूंदर और कुछ बिल्लियां, ये सब चीजें आती हैं। तो प्राइमेट एक वर्ड है, वानर, छछूंदर और लंगूर की प्रजातियां। अब मैं आपको बता दूं प्राइमेट को हम आखिर यहाँ पे प्राइमेट वर्ड आया क्यों। हम ये जानेंगे कि ये प्राइमेट से क्या जनरेट हुआ है, वानर जनरेट हुआ। इस वानर का ही या विकसित फॉर्म ही क्या जनरेट हुआ है, वानर का ही विकसित फॉर्म जाके मनुष्य के फॉर्म में बदला हुआ है। तो अब आपको समझ में आया कि प्राइमेट वर्ड यदि वानर है तो इस वानर को हमने प्राइमेट वर्ड क्यों यूज किया। अब हम इसके बाद जब स्टडी करते हैं कि जो वानर जो फर्स्ट टाइम पहली बार जो मनुष्य के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, यानी कि एक चिंपैंजी जब मनुष्य के फॉर्म में आया तो सबसे पहले जिस फॉर्म में आया वो फॉर्म था होमोनिड्स। होमोनिड्स का फॉर्म वो हुआ करता था कि उस समय व्यक्ति खड़े होकर सीधा नहीं चलता था। ये तकरीबन 80 लाख साल पहले की बात है, 80 लाख वर्ष पहले, यानी 80 लाख ईयर्स अगो क्या हुआ, होमोनिड्स के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। होमोनिड्स से फिर वो होमो इरेक्टस के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। होमोनिड्स ऐसा था जो वानर का मनुष्य में बदलने का प्रारंभिक क्रम था, यानी कि इनिशियल स्टेज थी। उसके बाद और जब आगे बढ़े तो क्या किसमें कन्वर्ट हुआ, वो होमो इरेक्टस में कन्वर्ट हुआ। होमो इरेक्टस क्या होता है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड आ गई, उसमें एक मस्तिष्क आ गया, उसमें सोचने समझने की क्षमता आ गई,
फिर वो होमो इरेक्टस किस में कन्वर्ट हो गया, होमो सेपियंस में कन्वर्ट हो गया, होमोनिड्स कन्वर्ट हुआ होमो इरेक्टस में, होमो इरेक्टस कन्वर्ट हुआ होमो सेपियंस में। और होमो सेपियंस की कुछ आज मतलब हम जब प्रजातियां स्टडी करते हैं उन प्रजातियों को मैं आपको बता दूं, वो प्रजातियां हैं क्रोमोमैग्नन, क्रोमोमैग्नन, चांसलेट, ग्रिमाल्डी। ये तीन प्रजातियां, होमो सेपियंस से भी तीन प्रजातियां आई। ये तीन प्रजातियां ही वास्तव में बाद में जाके कन्वर्ट करके आगे इन 6 ब्रिड्स में कन्वर्ट होंगी, 6 अलग स्पीसीज में कन्वर्ट होंगी। तो इस तरीके से आप समझिए कि होमो सबसे पहले प्राइमेट प्रजाति थी। प्राइमेट प्रजाति में छोटे छोटे सेल्स का जब डेवलपमेंट हुआ तो वो वानर, छछूंदर, लंगूर में कन्वर्ट हुए। इन वानर से मनुष्य किस में कन्वर्ट, इन वानर से फर्स्ट टाइम मनुष्य का फॉर्मेशन हुआ। फिर मनुष्य के फॉर्मेशन में पहला जो स्टेज था वो होमोनिड्स कहलाया, उसके बाद होमो इरेक्टस कहलाया। इसके बाद जब एक अच्छा स्टेज आया, मतलब जब एक मनुष्य मानव विकास हो गया या उसमें एक मस्तिष्क आ गया तो वो होमो सेपियंस में कन्वर्ट हो गया। और होमो सेपियंस की इतनी तीन प्रजातियां, क्रोमोमैग्नन, चांसलेट और ग्रिमाल्डी, ये प्रजातियां थी। अब आपको मैं बता दूं कि ह्यूमन डेवलपमेंट के रिलेटेड, ह्यूमन डेवलपमेंट में एक थ्योरी है ना। वो थ्योरी कुछ इस तरीके से, एक को कहा जाता है समांतर मानवीय विकास थ्योरी और एक को कहा जाता है आउट ऑफ अफ्रीकन थ्योरी, आउट ऑफ अफ्रीकन स्प्रेडिंग थ्योरी। कहने का मतलब यह है कि अफ्रीका से दूर जाके मानव का विकास करना। अब मैं आपको आता हूं, फिर हम इन दोनों में कंपैरिजन करके बताएंगे कि आपको चीजें कैसे। सबसे पहले जो होमोनिड्स ब्रिड बनी या वानर जब मनुष्य में प्रथम बार कन्वर्ट हुआ, वो कन्वर्ट हुआ है अफ्रीकन कंट्री में। अफ्रीकन कंट्री में जाम्बिया के आसपास की एक कंट्री है, जाम्बिया के पास एक कंट्री है, उसमें सबसे पहले होमोनिड्स की एक प्रजाति देखने को मिली। ऐसा हमको एविडेंस के थ्रू पता चलता है, कार्बन 14 के थ्रू पता चलता है कि सबसे पहले होमोनिड्स हमें कहाँ मिले, अफ्रीका के जाम्बिया कंट्री में मिले। उसके बाद जब उनका डेवलपमेंट हुआ तो वो होमो इरेक्टस में कन्वर्ट हुए। होमो इरेक्टस यहाँ तक का विकास अफ्रीकन कंट्री में मिलता है। इसके बाद जो वो होमो सेपियंस में कन्वर्ट हुए उसका विकास अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो वही चीज मैं आपको ये दो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। सबसे पहले मान लीजिए कि आप ये अफ्रीकन कंट्री है, ये पर्टिकुलर एक बीच पार्ट, ये अफ्रीकन कंट्री में सबसे पहले क्या हुआ, मानवीय विकास हुआ। अब मानवीय विकास होके जो होमोनिड्स थे, कुछ होमोनिड्स यहाँ गए, कुछ होमोनिड्स इधर गए, कुछ होमोनिड्स इधर गए। ये सभी सब एक पर्टिकुलर फिक्स्ड एरिया के आसपास ही घूम के अपना विकास किए। ये सब इवोल्यूशन होने में तकरीबन 50 साल लगे। होमो सेपियंस के बारे में जहां तक कहना है कि 4 लाख वर्ष पहले की मात्र। अब समझिए आप 80 लाख से 4 लाख के बीच का कितना बड़ा गैप रहा होगा, है ना। तो जो इसमें जो विकास है मनुष्य का, वो सब समांतर फॉर्म में हुआ, मतलब एक ही प्लेस के थोड़े डिस्टेंस पे या थोड़ी दूरी पे मनुष्य का जो विकास हुआ वो इस तरीके का हुआ। अब अफ्रीकन, ये मान लो मनुष्य यहाँ पे है, मनुष्य अफ्रीकन कंट्री को क्रॉस करके, यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट या अफ्रीका महाद्वीप को क्रॉस करके अलग अलग पार्ट में जब स्प्रेड हुआ, कुछ एशिया चले गए, कुछ मध्य एशिया चले गए, कुछ नॉर्थ एशिया चले गए, कुछ यूरोप चले गए, कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी कि ऑस्ट्रेलिया चले गए। तो इस तरीके से जो जब मनुष्य का विकास हुआ तो वो थ्योरी जो कहलाती है आउट ऑफ अफ्रीकन थ्योरी कहलाती है। और ये जो थ्योरी कहलाती है पहला ह्यूमन डेवलपमेंट सीक्वेंस थ्योरी कहलाती है। ठीक, तो ये दोनों होप आपको समझ में आया होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट थ्योरी में 2 थ्योरी है, समांतर मानवीय विकास थ्योरी और एक अफ्रीका के बाहर मानव का विकास क्रम। ये 2 थ्योरी है। इसमें क्या हुआ, पर्टिकुलर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में रहते हुए आसपास के एरिया में मनुष्य ने अपना विकास किया। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में स्प्रेड होकर मनुष्य ने विकास किया। तो ये 2 थ्योरी। अब मैं आपको बता दूं इसके कॉन्सेप्ट और इसके कॉन्सेप्ट को हम समराइज करते हैं या हम इन दोनों चीज को मिलाते हैं तो हमको पता चलता है मनुष्य की 6 प्रजातियों के बारे में पता चलता है। ये 6 प्रजातियां हैं। अब जो हम स्टडी कर रहे हैं सब टोटली हम इंडिया के रिस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब आप प्लेट टेक्टोनिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो इंडिया एकमात्र ऐसी मतलब जगह रही है जिसका खुद का एक प्लेट्स था। वो कभी कभी गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था और लैटिन अमेरिका का हिस्सा था। उसके बाद वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा रहा। उसके बाद वो एशिया के साथ साउथ एशिया में अभी प्रेजेंट में है।
अब मैं आपको इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से बताऊंगा, ये जो 6 प्रजातियां कैसे कैसे आई हैं। तो इस चीज को बताने के लिए मुझे ये रफ करना पड़ेगा। उसके पहले जाते जाते मैं आपको ये चीज बताऊं कि ये जो है, ये ब्रह्मांड आपको यूनिवर्स दिख रहा है, इस यूनिवर्स में मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था, अभी वर्तमान ब्रह्मांड तो ये है, तो ये स्प्रेड हो रहा है। एक ऐसी कंडीशन आएगी कि वापस से सिकुड़ना चालू होगा और ये वापस से जिस एक पॉइंट पे जाके पहुंच जाएगा, इस पॉइंट पे द एंड होगा। ये पॉइंट ही क्या कहलाएगा, एक मतलब एक बोलना चाहिए चरम बिंदु कहलाएगा, जिस पॉइंट के बाद फिर वापस से ये प्रोसेस होगा और फिर वापस से ये सेम प्रोसेस होगा और फिर इस तरीके से यूनिवर्स जनरेट होगा। ऐसा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट यही बोलते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कुछ समय पहले कि इस पर्टिकुलर पॉइंट्स को हम आगे स्प्रेड करके देखते हैं तो ऐसा दिखता है। इसी पॉइंट्स में आप समझिए एक सर्कल में अनंत बिंदु हो सकते हैं, तो अलग अलग पॉइंट से अलग अलग तरीके के एरोज निकल सकते हैं। हर एक एरो अपने आप में एक ब्रह्मांड क्रिएट कर सकती है। इससे एक नया कॉन्सेप्ट आता है मल्टी यूनिवर्स कॉन्सेप्ट। मल्टी यूनिवर्स कॉन्सेप्ट क्या है, ब्रह्मांड के बारे में कि एक ब्रह्मांड तो ऐसे सृजन हो गया है एक डायरेक्शन में, ऐसे कई लाखों ब्रह्मांड होंगे, कई ऐसी आकाश गंगाएं होंगी। मैं आपको याद रखिएगा, मैं आपको ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको एनालिसिस क्रिएट हो, आपकी जो स्किल है वो थोड़ा सा ओपन हो, आप थोड़ा सा बृहद तरीके से सोच सकें, इसलिए आपको ऐसा बताने की कोशिश की जा रही है। अब हम आते हैं इसके बाद मनुष्य की 6 प्रजातियों को पढ़ेंगे। तो आप मनुष्य की जैसे कि 6 प्रजातियों को देख रहे होंगे, तो आपको सबसे पहले जिसमें प्रजाति दिख रही होगी निग्रोडो, उसके बाद आपको दूसरी जो प्रजाति दिख रही होगी वो प्रोटो एस्ट्रोलाइड, ठीक, तीसरी जो प्रजाति है वो मंगोल, और चौथी जो प्रजाति है वो पाश्चात्य लघुरिश, पांचवी मेडिटेरियंस, छठवीं नॉर्डिक। अब ये सब चीजें जो हैं, इन चीज का इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या हुआ, इस चीज को हम समझते हैं। मैंने आपको बताया कि अफ्रीका का ये जो कॉन्टिनेंट है इस तरीके का, इस तरीके से आप समझिए एक इंडिया है, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से जाम्बिया ये आसपास की यहाँ की जगह, यहाँ से ह्यूमन कुछ आए, कुछ यहाँ चले आए, कुछ इधर निकल गए, यूरोपियन कंट्री, आप ऐसा समझ लीजिए यूरोपियन कंट्री हो गई, ये रशिया हो गई, ये इंडिया का ये पार्ट हो गया। तो आप ऐसा समझिए कि कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ लोग ऐसे आए, भारत में आने वाले लोगों के डायरेक्शन आप देख लीजिए, यहाँ ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट हुआ करता था, कुछ लोग ऐसे आए, ऐसे इस तरीके से। तो आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि ये एक इंडिया है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है और ये रशिया है। यूरोप, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये नॉर्थ ईस्ट। देखिए सबसे पहले निग्रोटो जो होते हैं स्पेशली भूमध्य सागरीय रीजन में, या ऐसे जब आप स्टडी करेंगे आपके ग्लोब के बारे में, तो आपको ये जो 0 डिग्री लाइन दिखती है, इस लाइन में जहां डेली पानी होता है, ये 5 डिग्री तक की जो बेल्ट होती है, यहाँ पे जो प्रजातियां पाई जाती हैं वो निग्रोटो प्रजाति पाई जाती है। निग्रोटो प्रजाति का मतलब स्पेशली निग्रो, जैसे कि हमारे यहाँ रेड इंडियंस आप देखोगे, वहाँ आप जब आप अमेरिका में आप जाओगे, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के जो पीक पॉइंट जहाँ पे दोनों मीट करते हैं, उस पॉइंट पे पनामा नहर के आसपास आप वहाँ पे देखोगे, तो आपको वहाँ पे जो स्पेशली जो प्रजातियां पाई जाती है वो निग्रोटो प्रजातियां पाई जाती है। वो निग्रो प्रजातियां जो जनरेट हुई वो निग्रोटो से ही जनरेट हुई। तो मैं आपको बता दूं, ये 0 डिग्री लाइन के आसपास जो यहाँ पे जो प्रजातियां पाई जाती है वो निग्रोटो। यदि आप यहाँ पे देखेंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के हिसाब से, तो जो ऐसा लीजिए आप, ज्यादा बेहतर, ये थोड़ा सा ऐसा रहेगा, ऐसा अफ्रीका के थोड़ा सा और ऊपर से जाएगा। ये मैंने एक रफ डायग्राम बनाया था। यहाँ पे जो प्रजातियां रहती हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा धूप रहती है, वहां पे जो प्रजातियां पाई जाती थी, या वहां पे जो ह्यूमन बॉडी डेवलप हुई, वो जनरली निग्रोटो प्रजाति हुई। इसी तरीके से प्रोटो एस्ट्रोलाइट कुछ यहाँ से गए, ठीक, और इसी तरीके से मंगोल जो थे वो ऊपर की तरफ से आए। मेडिटेरियंस जो है वो जो भूमध्य सागर था, यहाँ पे एक भूमध्य सागर हुआ करता था, यूरोप, और ये यहाँ पे एक भूमध्य सागर हुआ करता था, यहाँ जो प्रजातियां निवास करती थी वो इंडिया आई, ठीक, तो वो क्या कहलाए, मेडिटेरियंस। पाश्चात्य लघुरिस, यहाँ से आने वाली संपूर्ण प्रजातियां, जो वेस्टर्न कंट्री से आने वाली इंडिया की तरफ की संपूर्ण प्रजातियां क्या कहलाई, पाश्चात्य लघुरिस।
और नॉर्डिक जो होते हैं वो हमेशा इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के एक कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ कि मनुष्य की 6 प्रजातियां थी, निग्रोडो, प्रोटो-ऑस्ट्रेलाइड, मंगोल, मेडिटेरियंस, पाश्चात्य लैगोरिस, नॉर्डिक, है ना। तो जिसमें नॉर्डिक क्या है, वेस्टर्न इंडिया में पाई जाती है। पाश्चात्य लैगोरिस जो है वो यूरोप से आई, और मेडिटेरियंस जो है वो भूमध्य सागरीय से आए। मंगोल लोग जो है वो नॉर्थ एशिया से आए, कुछ चाइना से भी आए, कुछ मंगोलिया कंट्री है वहां से आए, मंगोलिया के आसपास के रीजन से आए। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो लोग हैं वो ऑस्ट्रेलिया से इधर गए, और निग्रोटो जो है वो 0 डिग्री लाइन के आसपास के जिनका भी इवोल्यूशन हुआ वो इंडिया जब आए तो वो निग्रोटो कहलाता है। इस प्रकार टोटल 6 प्रजातियां पाई जाती हैं इंडिया में, और इसमें मेरे ख्याल से एक द्रविड़न प्रजाति भी होती है ना, जो इनमें से ही किसी चीज का एक हिस्सा होती है। ठीक है, तो हम इस चीज को यहीं पे ये थोड़ा सा इस चीज को यहीं तक समझते हैं, फिर आगे हम ये देखते हैं आगे जो हमारा टॉपिक होगा वो कुछ इस तरीके से। एक चीज मैं आपको एक फैक्ट के तौर पे 2 चीजें बता दूं। पहला है एक महाराष्ट्र और दूसरा है रावलपिंडी। याद रखिएगा 14 लाख वर्ष पूर्व, 14 लाख ईयर्स एगो एंड 19 लाख ईयर्स एगो, 14 लाख वर्ष पूर्व और 19 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य के बारे में इंडिया में पहले जो लाहौर जो पाकिस्तान है हमारा वो इंडिया का हिस्सा हुआ करता था, तो सबसे पहले जो इंडिया में बात पता चली वो 19 लाख ईयर्स एगो पता चली। मनुष्य के बारे में, इवोल्यूशन के बारे में सबसे पहले जो अभी तक एविडेंस मिले हैं वो रावलपिंडी में मिले हैं 19 लाख ईयर्स एगो, महाराष्ट्र में मिले हैं 14 लाख ईयर्स एगो। ठीक है, ये 2 फैक्ट्स थे इंपॉर्टेंट। अब हम इसके बाद हम पढ़ेंगे काल का निर्धारण करेंगे। काल का निर्धारण कैसे करेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट के बाद अब मनुष्य का जो विकास हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। एक चीज मैं आपको बता दूं, उसके लिए हम एक टेबल फॉर्म करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। इतना नोट कर लीजिए आप।